नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत हम पिछले 2 भागों में समकालिक और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अध्ययन को कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने जैसा बताया आपको कि जो मूल्य है उसकी अपनी वैल्यू है। उसमें हमने स्वनिम और रूपनिम के बारे में उल्लेख किया। उससे आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने प्रतीक के व्यापक संदर्भ को भी देखा है। भाषा की प्रविधि मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा की जो रचना है, प्रविधि भाषा की जो प्रयोग है वो उसको कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण तथा उसके अंग शीर्षक अध्यायों में उन्होंने समकालिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की संरचना के अध्ययन का विस्तृत विधि विज्ञान प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान शीर्षक भाग में सस्यूर ने भाषा परिवर्तन के सादृश्य आदि कारण यानी भाषा विभेद के भौगोलिक आधार, पूर्व भाषा तथा भाषा पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन आदि संकल्पनाओं की चर्चा की है। मैं यहाँ पर उदाहरण देती हूँ। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, शब्द वही हैं लेकिन उसको रिकंस्ट्रक्शन जब कर दिया जाता है तो उसकी ध्वनियाँ भी बदल जाती हैं, उसका व्यवहार भी बदल जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। देखिए, कृष्ण के बाल्यकाल की का सभी जानते हैं। एक उदाहरण है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। इसी बात को यदि हमने इस तरीके से कह दें, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, अर्थ दोनों के भिन्न हो गए। आप देख रहे हैं, दोनों के अर्थ भिन्न हो गए। ये किसके कारण से हुआ? रिकंस्ट्रक्शन। हमारा एक ही शब्द हमारा वाक्य क्या था? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब आप देखिए कि इसमें एक ही जो हमारा वाक्य था उसका जब हम प्रयोग अलग तरीके से करते हैं तो उसमें केवल शब्द ही नहीं बदलते बल्कि उसके अर्थ भी बदल जाया करते हैं। आपके अनुसार ध्वनिगत परिवर्तन मात्र उच्चारण में परिवर्तन नहीं है। मूल्य अपने पहले कही गई मान्यताओं के संदर्भ में कह सकते हैं कि ध्वनि परिवर्तन भाषा की व्यवस्था या संरचना में परिवर्तन कर देता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। अब दूसरी बात करते हैं हम, संरचनात्मक एकात्मकता। वो क्या होती है? जैसे जब हम बचपन कहते हैं तो किन्हीं दो खंडों के साथ नहीं रखते बल्कि एक बृहद संरचना के दो घटकों को देखते हैं। बचपन कहने पे हमें मतलब जो कम आयु की, मतलब बचपन की, एक बाल्यावस्था की जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ दोनों का अर्थ एक दूसरे पर निर्भर है। कुल मिलाकर के संरचना का एक अर्थ भी है। अब देखो, बचपन यदि हमने कहा तो बाल्यावस्था, लेकिन अलग अलग यदि हम इनको करके तो बच यानी बालकपन, बचपन यानी बालक बाल्य अवस्था ही हुआ। लेकिन यदि हम पन को देखें तो पन का मूल रूप से पन का अर्थ है अवस्था और बच का अर्थ है बाल्य अवस्था। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने की कि दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। दोनों ही बचपन के दोनों अपनी अपनी विशेषता को रखते हैं, जहाँ दोनों ही जो शब्द में प्रयोग किए गए दोनों पद अपनी अपनी विशेषता को रखें और एक साथ प्रस्तुत किए जाएं। तो वहाँ वैसे यदि हम समास करें तो कौन सा समास होता है बताइए? द्विगु समास। ठीक है, जहाँ दोनों की अपनी अपनी है, दोनों शब्दों को प्रयोग किया एक साथ अहमियत है। तो यहाँ पर दोनों दो किन्हीं खंडों के साथ नहीं रखते बल्कि बृहद संरचना के दो घटकों को देखते हैं। ये दो घटक है जो दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जहाँ दोनों का अर्थ एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों का अर्थ भी एक दूसरे पर। बच कहने पर भी समझ केवल बाल्य समझ में आएगा और
पन कहने पर भी पूरा सही अर्थ नहीं निकल सकता। तो यदि हम दोनों को मिला देते तो एक बाल्यावस्था जो है वो अर्थ निकल जाता है। इसी को सचमुच संरचनात्मक एकात्मकता कहते हैं। सिंटैग्मेटिक सॉलिडेंट्री इसे कहा है, सॉलिडेटरी सिंटैग्मेटिक सॉलिडेटरी कहते हैं। इस तरह संरचना घटक को एकात्मकता न केवल शब्दों में बल्कि भाषा की समस्त संरचनाओं में देखी जा सकती है। मतलब और भी अन्य शब्दों में भी हम इस तरीके की उदाहरण देख सकते हैं। ये कुल मिलाकर भाषा को संरचनागत संबंधों और रूपवलिकता संबंधों के उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। एक तरफ मस्तिष्क में विभिन्न संरचना प्रकार हैं और दूसरी तरफ संरचना के घटकों में वैकल्पिक रूप में आने वाले शब्द या रूपावलियाँ पैराडिग्म्स हैं। हर स्थिति में व्यक्ति दोनों प्रकार के व्यतिरेकों के संदर्भ में सही संरचना और घटक तत्व को चुनता है कि कहाँ किस कौन सा जो है घटक कौन सा शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।